नमस्ते दोस्तों, मनोरमा सकलानी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम और इसका जो है इंटरनल सिक्योरिटी में क्या रोल है। यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में जो है इंटरनल सिक्योरिटी के अंडर जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है अच्छे से समझना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम इंडिया के न्यूक्लियर जर्नी को जो है स्टेजेस की फॉर्म में जो है समझेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्री इंडिपेंडेंस फेज़ को, जब इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो है फाउंडेशन रखी गई थी। तो डॉक्टर होमी जे भाभा को जो है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है कहा जाता है। उन्होंने जो है 1939 में जो है न्यूक्लियर फिजिक्स का जो है स्टडी स्टार्ट किया और साइंटिफिक बेस बनाने में जो है मदद की। उन्होंने जो है 1940 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है न्यूक्लियर एनर्जी के पोटेंशियल के बारे में जो है ब्रीफिंग की। ब्रिटिश रूल के टाइम पर जो है साइंस और रिसर्च के लिए जो है कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए गए, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि 1945 में जो है इस्टेब्लिश हुआ। ये सब ग्राउंड वर्क बना जो पोस्ट इंडिपेंडेंस न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जो है ज़रूरी था। इस स्टेज में जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम का फोकस सिविलियन एप्लीकेशन और साइंटिफिक रिसर्च पर था, लेकिन एक लॉन्ग टर्म विजन था न्यूक्लियर एनर्जी को जो है पीसफुल और स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए जो है यूज़ करना। अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज की, जब इंडिया ने अपने न्यूक्लियर एम्बिशन को जो है आगे बढ़ाना शुरू किया। तो पहला है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1948। इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद जो है 1948 में इंडिया ने जो है एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास किया, जो न्यूक्लियर रिसर्च और डेवलपमेंट को जो है रेगुलेट करने के लिए जो है बनाया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को जो है एक्सप्लोर करना था। दूसरा है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। 1948 में ही जो है होमी भाभा के अंडर जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो है फॉर्मेशन हुआ, जो इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी और रिसर्च को जो है गाइड करता था। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने जो है इंडिया का न्यूक्लियर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्ड करना स्टार्ट किया। 1956 में जो है इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा जो है स्टार्ट हुआ, जो एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट थी। ये एशिया का जो है पहला रिसर्च रिएक्टर था और ये ब्रिटिश असिस्टेंस से बना था। इस रिएक्टर ने हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को जो है काफ़ी वैल्यूएबल जो है ट्रेनिंग दी। इस स्टेज में इंडिया का फोकस पीसफुल एप्लीकेशन जैसे एनर्जी जनरेशन, मेडिकल आइसोटोप्स और रिसर्च पर था, लेकिन 1962 के इंडिया चाइना वॉर के बाद जो है इंडिया को समझ आया है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को जो है स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए भी जो है एक्सप्लोर करना चाहिए। 1964 के बाद इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है एक ट्रांजिशन स्टेज में गया, जहां स्ट्रेटेजिक और डिफेंसिव नीड्स के लिए जो है न्यूक्लियर वेपन्स का जो है डेवलपमेंट सीरियसली जो है कंसीडर किया गया। 1964 में जो है चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो है सक्सेसफुली कंडक्ट किया। ये इंडिया के लिए एक शॉक था, क्योंकि अब हमें जो है अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो है न्यूक्लियर वेपन्स की डेवलपमेंट को जो है सीरियसली जो है लेना पड़ा। इसने इंडिया के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को जो है इनिशिएट करने के लिए जो है एक स्ट्रॉन्ग पुश दिया। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री दोनों ने जो है न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट को जो है सपोर्ट नहीं किया इनिशियली, क्योंकि उन्होंने हमेशा न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का जो है सपोर्ट किया था। लेकिन चाइना के थ्रेट के बाद जो है ये ज़रूरत समझी गई कि हमारे पास एक डेटरेंस जो है होना चाहिए। तो 1974 में इंदिरा गांधी के टाइम पर जो है इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसे जो है स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जो है जाना जाता है। ये टेस्ट पोखरण में जो है कंडक्ट किया और इसने इंडिया को जो है न्यूक्लियर वेपन कैपेबल नेशन जो है बना दिया। ये ऑफिशियली एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है डिक्लेयर किया गया, लेकिन इससे जो है इंडिया का डिफेंसिव और स्ट्रेटेजिक पोस्चर जो है काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ। इस स्टेज में जो है इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ऑफिशियली वेपन्स डेवलपमेंट के फेज में जो है एंटर हो गया था और हमारा फोकस डेटरेंस और डिफेंस के ऊपर जो है शिफ्ट हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड के डेवलपमेंट का फेज, जो इंडिया की डिफेंसिव
कैपेबिलिटीज का जो है बैकबोन बना। 1980s में इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है लॉन्च हुआ, जिसमें अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स जो है डेवलप की गई। अग्नि एक लॉन्ग रेंज जो है बैलिस्टिक मिसाइल थी जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है कैरी कर सकती थी, और पृथ्वी शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर डिलीवरी के लिए थी। इससे जो है इंडिया को लैंड बेस्ड न्यूक्लियर डिलीवरी जो है कैपेबिलिटी मिली। इंडिया ने 1990s में जो है INS अरिहंत न्यूक्लियर सबमरीन जो है डेवलप करना स्टार्ट किया, जो हमारी सी बेस्ड डेटरेंट कैपेबिलिटी का जो है पार्ट थी। ये सबमरीन 2016 में ऑपरेशनल हुई और इंडिया ने अपनी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को जो है सिग्निफिकेंटली जो है एनहांस किया। इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 और लेटर सुखोई 30 MKI जेट्स को जो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स डिलीवर करने के लिए जो है मॉडिफाई किया गया। इससे हमारी जो है एयर बेस्ड न्यूक्लियर डिलीवरी भी जो है कंप्लीट हुई। 1998 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर जो है इंडिया ने पोखरण 2 के थ्रू जो है ऑफिशियली अपनी न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटीज को जो है डिक्लेयर किया, और इससे जो है हम ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है बन गए। इंडिया का न्यूक्लियर ट्राइड दैट इज लैंड, सी और एयर बेस्ड डिलीवरी सिस्टम जो है फुली ऑपरेशनल बन गया। इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफिशियली जो है 1999 में जो है अनाउंस किया गया था, जिसमें कुछ की पॉइंट्स जो है इंक्लूडेड हैं। पहला है नो फर्स्ट यूज। इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग इंडिया पहले कभी भी जो है न्यूक्लियर वेपन्स का जो है यूज नहीं करेगा। अगर किसी ने जो है इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक किया तो हम जो है रिटेलिएट करेंगे। दूसरा है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। इंडिया का फोकस हमेशा एक जो है लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स पर रहा है, जो डेटरेंस के लिए जो है काफ़ी हो। हम जो है आर्म्स रेस में जो है नहीं घुसना चाहते। तीसरा है मैसिव रिटेलिएशन। अगर इंडिया पर कोई न्यूक्लियर या केमिकल अटैक होता है तो हम फुल स्केल जो है न्यूक्लियर रिटेलिएशन करेंगे। इस डॉक्ट्राइन का जो फोकस है हमेशा इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के रूप में जो है प्रोजेक्ट करना रहा है, जो सिर्फ अपने डिफेंस और डेटरेंस के लिए जो है न्यूक्लियर वेपन्स रखता है। इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविलियन कंट्रोल के अंडर जो है ऑपरेट करता है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर वेपन का जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो सिविलियन गवर्नमेंट के पास जो है होती है, ना कि मिलिट्री के पास। नेशनल कमांड अथॉरिटी जो है प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो है काम करती है और न्यूक्लियर वेपन्स के यूज के डिसीजन को जो है मैनेज करती है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड इंश्योर करता है कि हर न्यूक्लियर फैसिलिटी में जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जो है फॉलो किए जा रहे हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो है क्रिटिकल है। इंडिया ने अपने सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो है सेफगार्ड्स के अंडर जो है लाया है, जिससे हम जो है इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन कमिटमेंट्स को जो है फॉलो करते हैं। 2008 में इंडिया ने इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील जो है साइन किया, जो हमारे न्यूक्लियर डिप्लोमेसी का एक लैंडमार्क था। इस डील के थ्रू इंडिया ने जो है इंटरनेशनल न्यूक्लियर मार्केट में जो है एंट्री ली और सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को जो है एक्सपेंड किया। इंडिया ने हमेशा जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को जो है डिस्क्रिमिनेटरी माना है, क्योंकि ये सिर्फ 5 न्यूक्लियर पावर को जो है रिकॉग्नाइज करता है, इसलिए इंडिया जो है इसे साइन नहीं करता। लेकिन हमने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है रिस्पॉन्सिबल और जो है डिफेंसिव रखा है। इंडिया काफ़ी टाइम से जो है NSG दैट इज न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का जो है मेंबर बनने के लिए जो है ट्राई कर रहा है, लेकिन चाइना के अपोजिशन की वजह से जो है अभी तक हमें जो है मेंबरशिप नहीं मिली। अगर इंडिया NSG का मेंबर बन जाता है तो हम इंटरनेशनल न्यूक्लियर ट्रेड में जो है और स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है ले सकते हैं। अब हम देखते हैं इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो है करंट चैलेंजेस और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। आज के डायनामिक ग्लोबल सिनेरियो में जो है इंडिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है कैसे इवॉल्व करेगा, ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के टाइम पर जो है हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन वॉरफेयर और साइबर थ्रेट्स जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के लिए जो है नए चैलेंजेस जो है लेकर आए हैं। इंडिया को अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जो है अपग्रेड करना पड़ेगा। इसके लिए जो है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जो है डेवलप किया जा रहा है, जो हॉस्टाइल मिसाइल्स को जो है इंटरसेप्ट कर सके।
साइबर अटैक का खतरा हर न्यूक्लियर पावर के लिए एक जो है बड़ा चैलेंज बन गया है। अगर हमारे न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को जो है हैक करने की कोशिश होती है तो इससे जो है बड़ी सिक्योरिटी लैप्स जो है हो सकती है। इंडिया को अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साइबर सिक्योरिटी को जो है स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। साउथ एशिया में जो है न्यूक्लियर आर्म रेस जो है एक रियलिटी है, स्पेशली पाकिस्तान और चाइना के कंटेक्स्ट में। तो पाकिस्तान के पास जो है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो बैटलफील्ड में जो है यूज़ किए जा सकते हैं। इसके अगेंस्ट इंडिया को अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को जो है कॉन्स्टेंटली जो है मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज चाइना का एग्रेसिव स्टांस भी है। चाइना के न्यूक्लियर आर्सेनल के एक्सपेंशन की वजह से जो है हमारे लिए एक रीजनल सिक्योरिटी जो है इशू बनता जा रहा है। इस कंटेक्स्ट में जो है इंडिया को अपनी डेटरेंस कैपेबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग जो है करना होगा। हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसे कि यूएस, फ्रांस और रशिया के साथ जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है शेयरिंग एग्रीमेंट भी जो है काफ़ी क्रिटिकल है। इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो है काफ़ी बड़ा रोल है। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो पहला है नेशनल डिफेंस एंड डेटरेंस। न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के नेशनल डिफेंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग डेटरेंट है। इससे हम अपने एडवर्सरीज को जो है अपने ऊपर न्यूक्लियर या कन्वेंशनल अटैक करने से जो है रोक पाते हैं। दूसरा, रीजनल स्टेबिलिटी। हमारे न्यूक्लियर वेपन्स का प्रेजेंस रीजनल स्टेबिलिटी को जो है इंश्योर करता है और पाकिस्तान और चाइना के न्यूक्लियर आर्सेनल को जो है काउंटर करने के लिए जो है हमारे पास न्यूक्लियर डेटरेंस है जो इन कंट्रीज को जो है डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में जो है इन्वॉल्व होने से रोकता है। तीसरा है स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस। इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमें जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देता है। हम किसी भी जो फॉरेन पावर पर जो है डिपेंडेंट नहीं है अपनी डिफेंस नीड्स के लिए। इस स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की वजह से हम अपनी इंटरनल पॉलिसीज और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को जो है सोवरेन डिसीजन मेकिंग के साथ जो है शेप कर सकते हैं। अगला है सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी एंड इंटरनल सिक्योरिटी। इंडिया का सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे कुडनकुलम और तारापुर को भी जो है प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए और ये प्लांट्स हमारे इंटरनल एनर्जी नीड्स को जो है फुलफिल करते हैं जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो है ज़रूरी है। यूपीएससी के लिए केस स्टडीज़ और एग्जाम्पल्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए कुछ केस स्टडीज़ और रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का इंटरनल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में रोल। तो पहला है पोखरण 1 एंड पोखरण 2, 1974 एंड 1998। तो इन दोनों टेस्ट ने जो है इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के रूप में जो है इस्टेब्लिश किया। पोखरण 1 ने हमें जो है न्यूक्लियर वेपन्स की कैपेबिलिटी दी और पोखरण 2 के बाद जो है इंडिया ऑफिशियली एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन जो है स्टेट बन गया। दूसरा, कारगिल कन्फ्लिक्ट 1999। कारगिल वॉर के टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो है न्यूक्लियर पावर थे, लेकिन ये कन्फ्लिक्ट जो है कन्वेंशनल वॉरफेयर तक जो है लिमिटेड रहा। इससे जो है ये क्लियर हुआ कि न्यूक्लियर वेपन्स का पोजेशन जो है रीजनल कन्फ्लिक्ट को जो है एस्केलेट होने से जो है रोकता है, क्योंकि दोनों तरफ से जो है न्यूक्लियर डेटरेंस का फैक्टर होता है। तीसरा है आईएनएस अरिहंत डिप्लॉयमेंट 2016। तो आईएनएस अरिहंत का इंडक्शन इंडिया के न्यूक्लियर ट्राइड को जो है कंप्लीट करता है, जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक क्रिटिकल एसेट है। सी बेस्ड डेटरेंस इंश्योर करता है कि अगर हमारे लैंड बेस्ड और एयर बेस्ड सिस्टम जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं तो भी हम जो है रिटेलिएशन कर पाएँ। अगला है 2019 का इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ। पुलवामा अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच स्टैंड ऑफ न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के जो है बहुत करीब था, लेकिन न्यूक्लियर डेटरेंस के फैक्टर ने जो है इंश्योर किया कि दोनों साइड्स जो है डायरेक्ट न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट में ना जाए। ये एक रियल टाइम एग्जांपल है कि कैसे न्यूक्लियर वेपन्स जो है रीजनल स्टेबिलिटी को जो है मेंटेन करते हैं। अब हम देखते हैं इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का फ्यूचर और कुछ रिफॉर्म्स जो आने वाले टाइम में जो है ज़रूरी हो सकते हैं। तो पहला है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन रिफॉर्म्स। तो कुछ डिफेंस एनालिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया को अपने जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को जो है रिकन्सिडर करना चाहिए। ये स्पेशली जो है
पाकिस्तान के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की कंटेक्स्ट में जो है ज़रूरी हो सकता है। लेकिन इंडिया का ऑफिशियल स्टांस जो है अब तक यही रहा है कि हम नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को जो है फॉलो करते रहेंगे। दूसरा, मिसाइल शील्ड एंड डिफेंस सिस्टम्स। आगे जाके इंडिया को अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जो है डिप्लॉय करना होगा। ये शील्ड जो है हॉस्टाइल मिसाइल्स को जो है इंटरसेप्ट करने में जो है मदद करेगा और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को जो है मजबूत करेगा। तीसरा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इंडिया को आगे जाके और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को जो है स्ट्रेंथन करना होगा, स्पेशली पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील एक माइलस्टोन थी, लेकिन हमें और एडवांस टेक्नोलॉजी की जो है ज़रूरत होगी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। अगला है फोकस ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। एज इंडिया का एनर्जी डिमांड बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर एनर्जी एक सस्टेनेबल ऑप्शन है। इंडिया को अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो है एक्सपेंड करना होगा और क्लीन एनर्जी के लिए जो है न्यूक्लियर एनर्जी का जो है शेयर बढ़ाना होगा। तो दोस्तों, आज हमने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है डिटेल में समझा। हमने देखा कि कैसे हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इंटरनल सिक्योरिटी, डेटरेंस और नेशनल डिफेंस के लिए जो है क्रिटिकल है। इस वीडियो में हमने हर एस्पेक्ट को जो है ब्रेक डाउन किया, फ्रॉम द अर्ली साइंटिफिक फाउंडेशन टू मॉडर्न डे न्यूक्लियर ट्रायड और फ्यूचर चैलेंजेस के बारे में भी बात की। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम और भी ऐसे टॉपिक यूपीएससी के लिए जो है कवर करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।